हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 1 हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। तो ये शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है हाउ, व्हेन एंड वेयर, है ना, यानी कि कैसे, कब और कहाँ। तो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक है कि हाउ इम्पोर्टेंट्स आर डेट्स। डेट्स जो हम लोग लिखते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है। तो देर वॉज अ टाइम वेन हिस्टोरियंस वेर फैसिनेटेड विद डेट। देर वेर हीटेड डिबेट्स अबाउट द डेट ऑन विच रूलर्स वेर क्राउंड और बैटल्स वेर फॉर्ड। तो कहा जा रहा है कि एक समय ऐसा था कि जो हिस्टोरियन थे, है ना, डेट के मामले पे, मतलब कि डेट लिखने के मामले में काफ़ी ज़्यादा लड़ते झगड़ते रहते थे। देवर हीटेड डिबेट, है ना, काफ़ी एक हीटेड डिबेट होता था उन लोगों के बीच में कि कौन सा राजा कब मतलब कि राजा बना और कब लड़ाई कौन सा लड़ा गया। इन द कॉमन सेंस नोशन हिस्ट्री वाज सिनोनिमस विद डेट। यू मे हैव हर्ड पीपल आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट इज ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट इज सच अ कॉन्सेप्शन ट्रू। तो क्या जैसे बहुत लोग सोचते होंगे कि हिस्ट्री काफ़ी बोरिंग सब्जेक्ट है, उसमें सिर्फ डेट और डेट याद रखना पड़ता है। हिस्ट्री सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अगर ओवर टाइम। तो कहा जा रहा है कि हिस्ट्री क्या है, तो एक जो कुछ भी समय के साथ चेंज हो रहा है उसके बारे में यहाँ पढ़ा जाता है। इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वेयर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज। तो कहा जा रहा है कि इसमें हम लोग को ये पढ़ना होता है किस तरीके से पास्ट में चीज़ था और आज किस तरीके से वो चीज़ चेंज हो चुका है। एज सुन एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट वी रेफर टू टाइम वी टेक अ बिफोर एंड आफ्टर। तो जैसे हम लोग पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर करते हैं तो हम लोग टाइम का एक रेफरेंस लेते हैं, बिफोर और आफ्टर का एक रेफरेंस लेते हैं। पहले वाले को बिफोर, बाद वाले को आफ्टर बोलते हैं। लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चंस अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस। तो कहा जा रहा है कि दुनिया में रहते हुए हम लोग हमेशा हिस्टोरिकल क्वेश्चन ही नहीं पूछते हैं। वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एज इफ व्हाट वी सी ऑलवेज वी इन द वर्ल्ड वी इनहेबिटेड। तो कई चीज़ को हम लोग हल्के में लेते हैं कि जो अभी वो चीज़ है वो पहले भी हुआ होगा, है ना, पहले से ही होगा। बट मोस्ट ऑफ हैज आवर मोमेंट्स ऑफ वंडर वी हैव क्यूरियस एंड वी आस्क क्वेश्चन दैट एक्चुअली आर हिस्टोरिकल। लेकिन कुछ लोग इतने क्यूरियस होते हैं कि हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं। वाचिंग समवन सीप अ कप ऑफ टी एट रोड साइड टी स्टॉल यू में वंडर व्हेन यू पीपल बिगन टू ड्रिंक टी और कॉफ़ी। जैसे क्या करें कि कोई मान लीजिए कि चाय पी रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में कोई सोचने लगेगा कि आखिर चाय पीना कब से चालू हुआ, है ना। वेयर डिड पीपल बिगन टू ड्रिंक टी और कॉफ़ी, जब चाय और कॉफ़ी पीना कब आदमी चालू कर दिया। लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ ट्रेन यू में हैव आस्क्ड योरसेल्फ व्हेन वेयर रेलवे बिल्ट। तो क्या जैसे मान लीजिए खिड़की से यदि ट्रेन नजर आ रहा है तो ट्रेन देखते हुए ये खुद से पूछ सकता है कोई कि ट्रेन कब चालू हुआ होगा, ट्रेन कब बनाया गया होगा, है ना। और जब रेलवे नहीं होगा तो उसके पहले लोग कैसे ट्रेवल करते होंगे। रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग यू मे बी क्यूरियस टू नो हाउ पीपल गेट टू हियर अमाउंट थिंग्स बिफोर न्यूज़पेपर बिगेन टू बी प्रिंटेड। जब न्यूज़पेपर नहीं था तो लोग मतलब कैसे न्यूज़ के बारे में जानते थे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक पिक्चर दिखाया गया है, इसके बारे में पढ़ते हैं कि ब्राह्मण्स ऑफरिंग द शास्त्र टू ब्रिटानिया फ्रंटिस पीस ऑफ द फर्स्ट मैप प्रोड्यूस बाय जेम्स रेनेल। तो यहाँ पे जैसे दिखाया कि हिंदुस्तान बाय जेम्स रेनेल, यहाँ पे एक बनाया गया है कि ब्राह्मण लोग जो है एक दूसरे कंट्री के राजा को जो है यहाँ पे कुछ सेक्रेड दे रहे हैं, होली किताब दे रहे हैं, पवित्र किताब दे रहे हैं, ठीक है, शास्त्र दे रहे हैं। रेनेल कौन था? रेनेल आस्क्ड टू रॉबर्ट क्लाइव टू प्रोड्यूस मैप्स ऑफ हिंदुस्तान। था रेनेल को जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बताया गया था, बोला गया था कि आप हिंदुस्तान का मैप लाइए। रॉबर्ट क्लाइव वही जो 1765 से के आसपास से वो राजा बना था, है ना, मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड था, एक तरह से बोल सकते हैं इंडिया लेवल का। एन एंथुसियास्टिक सपोर्टर ऑफ ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, रेनेल साव प्रिपरेशन ऑफ मैप एज इसेंशियल टू द प्रोसेस ऑफ डोमिनेशन। तो कहा जा रहा है कि रेनेल के द्वारा मतलब कि ऐसा सोचा गया था कि मैप बनाने से, इंडिया का मैप बनाने से क्या होगा, इंडिया को डोमिनेट करना आसान होगा। द पिक्चर हियर ट्राई टू सजेस्ट दैट इंडियंस विलिंगली गेव ओवर देयर एंशिएंट टेक्स्ट टू ब्रिटानिया द सिंबल ऑफ ब्रिटिश पावर एज इफ आस्किंग हर टू बिकम द प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन कल्चर। तो इस पिक्चर में दिखाया गया है कि जो ब्राह्मण्स है ना, ब्रिटानिया लोगों को एंशिएंट टेक्स्ट दे रहे हैं, अपने पुराने टेक्स्ट दे रहे हैं, और इसको एक इस तरीके से सिम्बलाइज किया गया कि यहाँ जो मतलब कि जो ब्राह्मण्स हैं अपने कल्चर के प्रोटेक्टर के रूप में ब्रिटिश को देख रहे हैं, ठीक है, ऐसा यहाँ पे दिखाया गया इस पिक्चर के माध्यम से। एज सच हिस्टोरियन क्वेश्चन रेफर टू अस टू बैक टू नोशन ऑफ टाइम बट टाइम डजेंट हैव ऑलवेज प्रिसाइजली डेटेड इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर ईयर ऑफ मंथ। तो कहा जा रहा है कि हालांकि हिस्ट्री में तो हम लोग टाइम के बारे में ज़्यादा महत्व रखते हैं, लेकिन जिस तरीके से टाइम हम लोग आज लिखते हैं उस तरीके से हमेशा टाइम नहीं लिखा जाता था। सम टाइम इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रिसाइज डेट। कभी कभी प्रिसाइज डेट फिक्स करना कि हाँ इसी समय वो हुआ होगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट जॉब हो जाता है। पीपल ऑफ इंडिया डिडंट बिगिन ड्रिंकिंग ट्री वन फाइन डे। कहा जाए कि जैसे किसी चीज़ का जो है डेट निकालना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है कि इंडिया में लोग कब से चाय पीना चालू किए, ये कोई एक दिन में थोड़े हुआ होगा, है ना, एक लंबा समय लगा इसको मतलब इसको डेवलप करने में। पीपल इन इंडिया डिडंट बिगिन ड्रिंकिंग ट्री फॉर वन फाइन डे, दे डेवलप्ड अ टेस्ट फॉर ओवर टाइम, दे कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर प्रोसेस ऑफ सच। ऐसे ही बहुत सारा ऐसा मतलब कि
स्टेटमेंट है, ऐसा घटना है जिसके बारे में कोई एक डेट फिक्स नहीं किया जा सकता। सिमिलरली वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट वंस ब्रिटिश रूल वाज एस्टेब्लिश्ड। इसी तरीके से किस तरीके कब ब्रिटिश रूल इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ, इसके लिए कोई एक डेट हम लोग फिक्स नहीं कर सकते। या फिर हमारा नेशनल मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, उसके लिए कोई एक डेट फिक्स नहीं किया जा सकता। आवर चेंजेस टूक प्लेस विद इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, हमारा जो चेंज है इकोनॉमिक और सोसाइटी में चेंज हुआ। एज दिस थिंग हैपेंड ओवर अ स्टेज ऑफ टाइम, तो ये सब जो है एक लंबे समय में हुआ, कोई एक खास डेट पे नहीं हुआ। वी कैन ओनली रेफर टू अ स्पेन ऑफ टाइम अप्रोक्सीमेट पीरियड विच पर्टिकुलर चेंजेस बिकम विजिबल। तो हम लोग जो है बस एक यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक हम लोग अंदाज लगाते हैं, एक स्पेन ऑफ टाइम लेते हैं, ठीक है। स्पेन ऑफ टाइम मतलब कि एक टाइम का रेंज लेते हैं, एक कोई पार्टिकुलर टाइम नहीं लेते हैं। वाई व्हेन डू वी कंटिन्यू द एसोसिएट हिस्ट्री विथ स्टारिंग लॉजिक, तो कहा जा रहा है कि तो फिर कब से हम लोग हिस्ट्री को जो है डेट के साथ कनेक्ट करने लगे। दिस एसोसिएशन हैज अ रीजन। देयर वाज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वाज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट, तो कहा जा रहा है कि एक समय हिस्ट्री में क्या होता था, बड़े बड़े लड़ाइयों के बारे में लिखा जाता था, बड़े बड़े इवेंट के बारे में लिखा जाता था। इट वॉज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसी, तो उसमें रूलर्स के बारे में लिखा जाता था, उसके पॉलिसी के बारे में लिखा जाता था। हिस्टोरियन रोट अबाउट द ईयर ऑफ अ किंग वाज क्राउन द ईयर ही मैरिड, तो हिस्टोरियन क्या क्या लिखते थे, कोई राजा कब उसके ऊपर मतलब कब उसका राजपोषी हुआ, ताजपोषी हुआ ऐसा बोल सकते हैं, कब उसका शादी हुआ। द ईयर ही हैड अ चाइल्ड, कब उसका बच्चा हुआ। द ईयर ही फॉट अ पार्टिकुलर वार, किस सालों उस खास लड़ाई को लड़ा, किसी खास लड़ाई को, किस सालों मरा। एंड द ईयर नेक्स्ट रूलर सक्सीडेड टू द थ्रोन, उसके बाद कौन सा राजा बना, ये सब लिखा जाता था पहले की हिस्ट्री में। For events such as these, a specified date can be determined, and historians such as these debates about date continue to be important। तो कहा जा रहा है कि ऐसे ये सब कोई एक खास दिन को होता है, जैसे कोई राजा बना, कब उसका शादी हुआ, कोई एक पार्टिकुलर डे को होता है, ठीक है। तो ये सब में डेट का लिखना, स्पेसिफिक डेट लिखना काफ़ी जरूरी है। और इसी के बाद पे डिबेट भी होता है। एज वी हैव सीन इन हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ द पास्ट 2 ईयर, हिस्टोरियंस नाउ राइट बुक ऑफ होस्ट ऑफ अदर इशू एंड अदर क्वेश्चन। दे लुक एट पीपल अर्न देयर लिवलीहुड, क्या जा रहा है कि उसके अलावा हिस्टोरियन और क्या क्या लिखते हैं, तो लोग उस समय किस तरीके का लिवलीहुड करते थे, मतलब क्या उनका जीवन यापन का साधन था। व्हाट दे प्रोड्यूस, क्या वो खाते थे, क्या वो प्रोड्यूस करते थे, किस तरह से सिटी डेवलप हुआ, किस तरीके से मार्केट बना, हाउ किंगडम से हाउ किंगडम किस तरीके से बना, नया आइडिया कैसे स्प्रेड हुआ, ये सब के बारे में अभी हिस्टोरियंस के द्वारा लिखा गया, ठीक है। यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, ठीक है, वर्ल्ड फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉफ़ी एंड टी, ठीक है। यहाँ पे फिर राजा का एक फोटो है, यहाँ पे कैलेंडर दिया गया है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग लिव क्रिएट टेस्ट, तो ओल्ड एडवर्टाइजमेंट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ मार्केट फॉर न्यू प्रोडक्ट वर रिक्रिएटेड एंड क्रिएटेड टेस्टेज वेर पॉपुलरिटी। कहा जा रहा है कि एडवर्टाइजमेंट की मदद से हम लोग को पता चलता है किस तरीके से मार्केट जो है क्रिएट किया जाता था, या फिर नया प्रोडक्ट का किस तरीके से प्रचार किया जाता था। दिस 1992 एडवर्टाइजमेंट फॉर लिप्टन टी सजेस्ट द रॉयल्टी ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो जैसे यहाँ पे लिप्टन टी के प्रचार में लिखा गया कि इसका रॉयल्टी पूरे दुनिया में है, फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड एसोसिएटेड विद द टी। इन द बैकग्राउंड इज द आउटर वॉल ऑफ एन इंडियन पैलेस, तो पीछे में देख सकते हैं बैकग्राउंड में कोई इंडियन महल का यहाँ पे पिक्चर दिखाया गया, ठीक है। और घोड़ा पे बैठा हुआ एक आदमी है। थर्ड सन ऑफ द क्वीन विक्टोरिया ब्रिटेन, कौन है, तो विक्टोरिया का जो क्वीन थी, क्वीन विक्टोरिया थी, उसका तीसरा बेटा प्रिंस आर्थर थे। हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ ड्यूक ऑफ कैनॉट, तो जो ड्यूक ऑफ कैनॉट का टाइटल उनको दिया गया था, ठीक है। तो इस फोटो में आप देख सकते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि उसमें बड़े बड़े लोग भी जो है चाय को पीते थे, ठीक है। तो ये था, उसके बारे में पढ़ते हैं व्हिच डेट, आखिर कौन से डेट की बात होता है। तो व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट, तो किस क्राइटेरिया के आधार पे हम लोग किसी सेट ऑफ डेट को चूज करते हैं, डेट के सेट को चूज करते हैं। इंपॉर्टेंट, द डेट वी सेलेक्ट द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज अवर स्टोरी ऑफ द पास्ट आर नॉट इंपॉर्टेंट। तो कहा जा रहा है कि द डेट वी सेलेक्ट, जो डेट हम लोग सेलेक्ट करते हैं, द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज अवर स्टोरी ऑफ द पास्ट आर नॉट इंपॉर्टेंट ऑन देयर ओन, दे बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट एज इंपॉर्टेंट। तो कहा जाए डेट इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि उस डेट पे होने वाला कोई घटना इंपॉर्टेंट होता है, जिसके कारण हम उस डेट को याद रखते हैं। इफ आवर फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस वी विल बिगिन टू लुक ए न्यू इशू, यदि हमारा पढ़ने का तरीका चेंज हो जाता है, हम लोग नए तरीके से कुछ चूज कर लेंगे पढ़ने के लिए। कंसीडर एन एग्जाम्पल को इन द हिस्ट्री रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियन इन इंडिया द रूल्स ऑफ ईच गवर्नर जनरल इज इंपॉर्टेंट। तो कहा जा रहा है कि यदि देखा जाए तो हिस्ट्री रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया, तो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, उनके द्वारा जो इंडिया में हिस्ट्री लिखा गया, वहाँ पे हर एक गवर्नर जनरल का रूल इंपॉर्टेंट था, ठीक है। दिस हिस्टोरीज बिकेन विद द रूल ऑफ फर्स्ट गवर्नर जनरल, जैसे वारेन हेस्टिंग से चालू करते हुए है ना लॉर्ड माउंटबेटन तक ही चला। इन सेपरेट चैप्टर वी रीड अबाउट द डीड ऑफ अदर्स, वारेन हेस्टिंग वेलेस्ली, कह रहे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि हेस्टिंग के द्वारा क्या किया है, वेलेस्ली, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, ये सब के द्वारा क्या क्या किया गया। इट वॉज सीमिंगली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल एंड वाइसराय। ऑल द डेट्स इन दिस हिस्ट्री वी आर लिंक टू द दिस पर्सनालिटीज टू देयर एक्टिविटीज। क्या जा रहा है कि हिस्ट्री में जो भी डेट है इन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, उनकी एक्टिविटी, उनके पॉलिसी, उनके अचीवमेंट से जुड़ा हुआ। इट वॉज इफ देयर वाज नथिंग आउटसाइड देयर लाइफ दैट वाज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो,
तो कहा जा रहा है कि इसके अलावा हम लोग जो एज ए इंडियन हम लोग क्या पढ़ते हैं कि इसके द्वारा क्या क्या अचीवमेंट है, क्या क्या इसका पॉलिसी था, ये कौन कौन सा काम करवाया इंडिया में। इसके लाइफ के बारे में तो हम लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जो इंग्लिश हिस्टोरियन है इसके लाइफ के बारे में भी लिखते हैं कि वो लॉर्ड क्लाइव कैसा आदमी था, वो क्या क्या गेम खेलता था, क्या क्या देखता था। द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइफ्स मार्क द डिफरेंट चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। नेक्स्ट है कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड डिफरेंट वे। तो क्या इस ज़माने की हिस्ट्री को दूसरे तरीके से नहीं लिख सकते हैं? तो एकदम लिख सकते हैं। हाउ डू फोकस इन एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप एंड क्लासेज इन इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल। तो व्हेन वी राइट हिस्ट्री और स्टोरी वी डिवाइड इनटू चैप्टर। तो क्या जब कभी हम स्टोरी को लिखते हैं तो हम लोग उसको चैप्टर में डिवाइड करते हैं। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? इट इज़ टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस। तो ताकि हर चैप्टर कुछ कोहेरेंस दे। कोहेरेंस मतलब कुछ वहाँ पे ध्यान दिया जाए। इट इज़ टू टेल अ स्टोरी इन वे दैट मेक सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड। तो इस तरीके से यहाँ पे एक स्टोरी बनाने का सोचा जाता है इसमें, ताकि लोग उसको फॉलो करें, उसको समझें। इन द प्रोसेस वी फोकस ओनली ऑन दोज इवेंट दैट हेल्प अस टू गिव शेप टू द स्टोरी वी टेल। तो इस तरीके से हम लोग सिर्फ उसी स्टेटमेंट पर फोकस करते हैं जो हमारे स्टोरी बनाने में मदद करता है। इन द हिस्ट्रीज दैट रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल द एक्टिविटीज ऑफ इंडियन सिम्फाई डू नॉट फिट। तो जैसे उसके लाइफ के बारे में इस हिस्ट्री में हम लोग को कोई फिट नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग वो जानना ही नहीं चाहते हैं। दे हैव नो स्पेस। व्हाट देन वी डू। तो हम लोग करते क्या है? तो वी नीड अनदर फॉर्मेट फॉर आवर हिस्ट्री। तो हम लोग हिस्ट्री के लिए दूसरे फॉर्मेट का यूज करते हैं। दिस वुड मीन दैट द ओल्ड डेट्स विल नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंस द अर्लियर हैड। अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकम मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो। नेक्स्ट है हाउ डू वी पीरियोडाइज। पीरियोडाइज, ठीक है। हाउ डू वी पीरियोडाइज? यानी कि हम लोग इंडियन हिस्ट्री को कितने पीरियड में बांटते हैं और किस तरीके से बांटते हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो कहा जा रहा है इन 1817 जेम्स मिल अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर। जेम्स मिल एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट था, स्कॉटलैंड का था, एक पॉलिटिकल फिलोसफर था। पब्लिश्ड अ मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कह रहा है कि उसके द्वारा 3 किताब छापा गया, ये 3 वॉल्यूम का एक किताब छापा गया, ऐसा बोल सकते हैं। इसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसमें 3 पार्ट में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, है ना। इसको 3 पार्ट में बांटा। तो याद रखिए जेम्स मिल के द्वारा 1817 में किताब छापा गया जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और उसमें उसको 3 पीरियड में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड। दिस पीरियडाइजेशन केम टू वाइडली एक्सेप्टेड। इस पीरियडाइजेशन को काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने के लिए विदेशों में। वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इंटू डिफरेंट पीरियड। तो हम लोग हिस्ट्री को क्यों डिवाइड करते हैं डिफरेंट पीरियड में? वी डू सो इन अटेम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टाइम इट्स सेंट्रल फीचर्स एज दे अपीयर टू अस। तो कहा जा रहा है कि हम लोग पीरियडाइज इसलिए करते हैं ताकि हम लोग एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स वाले पीरियड को एक साथ पढ़ सकें। सो द टर्म थ्रो बीच पीरियडाइज दैट इज डिमार्केट द डिफरेंस बिटवीन पीरियड बिकम इंपॉर्टेंट। तो कहा जा रहा है कि जब भी पीरियडाइज किया जाता है तो 2 पीरियड के बीच का डिफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। दे रिफ्लेक्ट आवर आइडिया अबाउट द पास्ट। हमारे आइडिया को पास्ट के बारे में रिफ्लेक्ट करता है। दे शो हाउ बी सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम पीरियड टू द नेक्स्ट। मिल थाउट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज वेयर एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। जैसे जेम्स मिल के द्वारा ऐसा सोचा गया, ऐसा उसका भ्रम था कि जितना भी एशियन सोसाइटी है सब लोअर सिविलाइजेशन है यूरोप के मुकाबले। अकॉर्डिंग टू दिस टेलिंग ऑफ हिस्ट्री बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया हिंदू एंड मुस्लिम डिपोर्टेड रूल्ड द कंट्री। तो कहा जा रहा है कि ब्रिटिश के आने के पहले हिंदू और मुस्लिम रूल करते थे कंट्री को, पहले हिंदू उसके बाद मुस्लिम। रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट, टैबू एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस डोमिनेटेड। तो कहा जाए कि रिलीजियस इंटॉलरेंस, एक दूसरे धर्म के प्रति सहानुभूति नहीं रखना। उसके अलावा फिर कास्ट, टैबू, लोगों पर जात का ठप्पा लगाना। सुपरस्टिशियस यानी अंधविश्वास इंडिया में डोमिनेट करता था, ऐसा इसके द्वारा कहा गया। ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया। तो जेम्स मिल को ऐसा लगता था कि ब्रिटिश रूल के कारण इंडिया थोड़ा सा सिविलाइज हो जाएगा। टू डू दैट इट वॉज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशन, लॉ इन इंडिया। तो इसके लिए क्या था जेम्स मिल के अनुसार कि यूरोपियन जो ट्रेडिशन है, वहाँ का आर्ट, इंस्टीट्यूशन, वहाँ का कानून इंडिया में लाया जाए। मिल इन फैक्ट सजेस्टेड दैट द ब्रिटिश शुड कनकर ऑल द टेरिटरीज इन इंडिया टू इंश्योर द एनलाइटमेंट एंड हैप्पीनेस ऑफ इंडियन पीपल। तो कहा जा रहा है कि जेम्स मिल के द्वारा ऐसा कहा गया कि अंग्रेज को तो पूरा इंडिया कनकर करना चाहिए, हड़प लेना चाहिए और यहाँ के लोगों को सिविलाइज करना चाहिए। फॉर इंडिया वाज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प। उसके द्वारा कहा कि इंडिया प्रोग्रेस नहीं करेगा बिना ब्रिटिश की हेल्प के। इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेज ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वाज वन ऑफ डार्कनेस। कहा गया कि ब्रिटिश रूल के पहले का पीरियड जो है यहाँ का डार्कनेस का पीरियड था। ठीक है, तो क्या ऐसा आज भी हम लोग उसको मान सकते हैं, कॉन्सेप्शन को मान सकते हैं? तो नहीं, हम लोग बिल्कुल नहीं मान सकते, बल्कि ब्रिटिश से ज़्यादा हम लोग सिविलाइज थे। इन मैनी केस कैन बी रेफर एनी पीरियड हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम बट डिफरेंट वेराइटी ऑफ फेथ एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। कहा रहा है कि जैसे किसी फेथ को बोल दिया कि हिंदू फेथ था और मुस्लिम फेथ था, तो क्या उस समय दूसरे धर्म के लोग नहीं रहते थे? जिस समय हिंदू फेथ था क्या उस समय मुस्लिम नहीं थे, या फिर जिस समय मुस्लिम फेथ था क्या उस समय हिंदू नहीं थे?
वाई शुड बी कैरेक्टराइज एन एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ रूलर्स ऑफ द टाइम, तो हम लोग क्यों एक एज को जो है रिलीजन के आधार पर बांटे, टू डू सो इज टू सजेस्ट दैट द लाइफ वी प्रैक्टिस ऑफ अदर डू नॉट रियली मैटर। वी शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट इवन वेन रूलर्स इन एंशिएंट इंडिया डिडंट सेल ऑल शेयर द सेम फेथ, कहा जा रहा है कि वहीं ये भी हमको याद रखना चाहिए कि जैसे जिस समय का बोला जा रहा है कि हिंदू था, तो उस समय हिंदू राजा के अलावा बुद्ध राजा, जैन राजा भी हुआ करते थे, जैन धर्म के भी लोग होते जो राजा रहते थे। मूविंग ऑफ ब्रिटिश क्लासिफिकेशन हिस्टोरियन हम यूजुअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, तो ब्रिटिश क्लासिफिकेशन को नकारते हुए इंडियन हिस्टोरियन के द्वारा इंडिया के हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। दिस डिवीजन टू हैज इट प्रॉब्लम, तो इस डिवीजन का भी अपने आप में प्रॉब्लम है। दिस इज अ पीरियडाइजेशन दैट इज बोरोड फ्रॉम द वेस्ट, वेयर द मॉडर्न पीरियड वाज स्टार्टेड विद द ग्रोथ ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ modernity, science, religion, democracy, liberty and equality. Medieval was a term used to describe a society where this feature of modern society doesn't exist. कहते हैं कि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। जैसे देखा जाए दूसरे कंट्री में, वेस्ट के कंट्री में देखा जाए तो मॉडर्न पीरियड बोला जाता है ऐसे स्थिति को, मतलब मॉडर्न पीरियड का वहाँ पे मतलब होता है कि जहाँ पे साइंस डेवलप कर रहा हो, डेमोक्रेसी हो, लिबर्टी हो, इक्वलिटी हो। लेकिन इंडिया में मॉडर्न किसको बोला जाता है, जहाँ पे अंग्रेज का शासन हो, रॉबर्ट क्लाइव हो, वारेन हेस्टिंग हो, कॉर्नवालिस हो, डलहौजी हो, यहाँ पे मॉडर्न इसको बोला जाता है। ठीक है, तो उधर का मॉडर्न अलग है, यहाँ का मॉडर्न अलग है। तो उसी तरह से कैन बी अनक्रिटिकली एक्सेप्ट द कैरेक्टराइजेशन ऑफ मॉडर्न पीरियड टू डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ आवर सोसाइटी, एज यू विल सी इन दिस बुक द अंडर ब्रिटिश रूल पीपल डिडंट हैव इक्वलिटी। जैसे कहा जा रहा है कि वेस्ट के कंट्री में मॉडर्न का मतलब क्या है, वहाँ पे इक्वलिटी है, लिबर्टी है, लेकिन ब्रिटिश रूल उस समय इंडिया में था तो उस समय तो इक्वलिटी नहीं था, फ्रीडम नहीं था, लिबर्टी नहीं था, है ना। तो मैनी हिस्टोरियन देयर फॉर रेफर टू एज पीरियड ऑफ कॉलोनियल, तो इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री को कई लोग कॉलोनियल पीरियड के रूप में बोलते हैं। व्हाट इज कॉलोनियल, कॉलोनियल है क्या, तो हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इस बुक में हम लोग पढ़ेंगे तो कॉलोनियल जो वर्ड है कॉलोनी से आया है। ठीक है, कॉलोनी कहते हैं जब कोई कंट्री पे दूसरे कंट्री का शासन हो तो जो है शासन करने वाले कंट्री का वो कॉलोनी बन जाता है। मान लीजिए कि कंट्री ए है, कंट्री बी है, बी जो है रूलर बना हुआ है कंट्री ए के ऊपर, तब ए बी का कॉलोनी कहलाएगा, ए जो है बी का कॉलोनी कहलाएगा। ठीक है, तो इसी को कॉलोनियल यहाँ पे कहा गया कि व्हेन द सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीड टू दिस काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल, जब कह रहा है कि एक कंट्री का पॉलिटिकल मैटर, इकोनॉमिक मैटर, सोशल, कल्चरल, हर एक चीज़ जो है दूसरे कंट्री के द्वारा कंट्रोल किया जाए तो उसको बोलते हैं कॉलोनाइजेशन। ठीक है, इसीलिए जो यहाँ पे कहा कि हमारे बुक का नाम, जैसे क्लास 6 में पूछा गया था, एक क्वेश्चन था कि हमारे बुक का नाम आवर पास्ट क्यों है ना, क्या सबका पास्ट अलग अलग है, तो हाँ सबका पास्ट अलग अलग है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बुक का नाम है आवर पास्ट से प्लुरल में। ठीक है, क्लास 6 वाले बुक में भी एक क्वेश्चन था कि हमारे बुक का नाम जहाँ पे लिखा है कि आवर पास्ट, तो क्या हर आदमी का पास्ट अलग है, तो हाँ हर आदमी का पास्ट अलग है। ठीक है, इसलिए आवर पास्ट से लिखा गया। नेक्स्ट है हाउ डू वी नो। ठीक है, तो हम लोग कैसे जानते हैं, व्हाट रिसोर्सेज डू हिस्टोरियन यूज राइटिंग अबाउट द लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, तो कहते हैं हिस्टोरियन जो लिखने के लिए जो सोर्स यूज करते हैं वो अंतिम के 250 सालों में डेवलप हुआ है। पहला एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोड्यूसर्स रिकॉर्ड, तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोड्यूस का क्या रिकॉर्ड था, तो वन इंपॉर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, तो क्या कह रहा है कि सबसे एक इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए, कि ब्रिटिश का जो ऑफिशियल रिकॉर्ड था उसके बारे में। द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वाज इंपॉर्टेंट, तो ब्रिटिश ऐसा मानते थे कि लिखना काफ़ी ज़रूरी है। एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन है टू बी क्लियरली रिटन अप, तो जितना भी इंस्ट्रक्शन था, प्लान था, पॉलिसी था, हर कुछ लिखना जरूरी है। वंस दिस वाज डन थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड, एक बार ऐसा हो जाए तो थिंग्स को प्रॉपरली लोग डिबेट कर सकते हैं कभी भी कि कब क्या हुआ था उसके बारे में। दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमो, नथिंग एंड रिपोर्ट। ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ड दैट ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व, तो ब्रिटिश को भी लगता था जितना भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसको अच्छे तरीके से प्रिजर्व करना चाहिए। सो सेट अप रिकॉर्ड रूम्स अटैच टू द एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, तो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन जहाँ बनता तो उसके बगल में एक रूम बनाया जाता था रिकॉर्ड रूम के लिए। द विलेज तहसीलदार ऑफिस, द कलेक्ट्रेट, कमिश्नर ऑफिस, द प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट, लॉ कोर्ट, ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम, तो हर किसी का अपना हर लेवल का रिकॉर्ड रूम हुआ करता था। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन लाइक आर्काइव्स एंड म्यूजियम वेर एस्टैब्लिश्ड टू प्रिजर्व इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड, तो इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड को प्रिजर्व करने के लिए आर्काइव्स भी यहाँ पे म्यूजियम भी वगैरह बनाया गया। लेटर्स एंड मेमोज दैट मूव फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू अनदर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 19th सेंचुरी कैन स्टिल बी रीड इन द आर्काइव्स, तो कहा जा रहा है कि पुराने मेमो, पुराने लेटर, ये सब के बारे में हम लोग आर्काइव्स में पढ़ सकते हैं। You can also study the note and report that the official district official prepared or the administration and directive that were sent by official at the top of provincial administration, तो क्या जा रहा है कि उसमें हम लोग ये भी पढ़ सकते हैं कि सरकार के बीच में किस तरीके से बातचीत हुआ करता था। इन द अर्ली ईयर ऑफ 19th सेंचुरी दिस डॉक्यूमेंट वेर केयरफुली कॉपीड आउट एंड ब्यूटीफुली रिटन बाय कैलियोग्राफिस्ट, दैट इज बाय दोज हु स्पेशलाइज द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल, तो कैलियोग्राफर उसको बोलते हैं जो अच्छे तरीके से लिखता है, उसका राइटिंग सुंदर, उसको कैलियोग्राफी बोलते हैं।
बाय द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी विद द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ दिस रिकॉर्ड वे प्रिंटेड प्रीसीडिंग ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो पहले जो है हाथ से लिखा जाता था, लेकिन बाद में प्रिंटिंग किया जाने लगा। यहाँ पर न्यू दिल्ली में आर्काइव्स बिल्डिंग ऑफ इंडिया है जो 1920 में बनाया गया था, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। When the New Delhi was built, the National Museum and National Archives were both located close to the Viceroy Palace। तो वायसराय का पैलेस जो आजकल राष्ट्रपति भवन है उसके आसपास नेशनल म्यूजियम और नेशनल आर्काइव्स बनाया गया था। दिस लोकेशन रिफ्लेक्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन हेड इन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर इंडिया कमांड सिचुएशन है ना। तो उसका एक मेमो यहाँ पे दिखाया गया कि रिपोर्ट टू द होम डिपार्टमेंट, किस तरीके से होम डिपार्टमेंट को उस समय से रिपोर्ट दिया गया था कि 1946 द कॉलोनियल गवर्नमेंट इंडिया वाज ट्राइंग टू पुट डाउन अ म्यूटिनी दैट ब्रोक आउट द शिप ऑफ द रॉयल इंडियन नेवी। तो 1946 में इंडियन नेवी के लोगों के द्वारा बगावत कर दिया गया था, उनके द्वारा अंग्रेज के आदेश को मानने से मना कर दिया था। उसके बारे में होम डिपार्टमेंट को एक चिट्ठी लिखा था, वही यहाँ पे दिया गया है कि हियर ये सैंपल ऑफ काइंड ऑफ रिपोर्ट द होम डिपार्टमेंट गॉट फ्रॉम द डिफरेंट डॉकयार्ड। तो डिफरेंट डॉकयार्ड से होम डिपार्टमेंट क्या क्या चिट्ठी आया था उसके बारे में। बॉम्बे से क्या आया कि अरेंजमेंट हैव बीन मेड फॉर द आर्मी टू टेक ओवर शिप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट, रॉयल नेवी शिप्स आर रिमेनिंग आउटसाइड द हार्बर। तो बॉम्बे से हेडक्वार्टर को कब आया था कि जो आर्मी भेज दिया गया वहाँ पे शिप्स पे, रॉयल नेवी शिप के जो शिप हैं जो बाहर हैं हार्बर के। कराची में बोला है कि 301 म्यूटिनर्स आर अंडर अरेस्ट, 301 आदमी जो मतलब कि विरोध कर रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और कई लोग जो है गिरफ्तार होने वाले हैं। ठीक है, ऑल इस्टेब्लिशमेंट आर अंडर मिलिट्री गार्ड, सारा इस्टेब्लिशमेंट जो है मिलिट्री गार्ड के। वाइजग जो विशाखापट्टनम का एक नाम है, वाइजग VIZAG, इसको वाइजग बोलते हैं। तो वाइजग पट्टनम यहाँ पे लिखा गया है। द पोजीशन इज कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल, वहाँ से आया कि पोजीशन जो है मतलब काफ़ी अंडर कंट्रोल में है। मिलिट्री गार्ड है बीन प्लेस्ड ऑन शिप्स एंड एस्टेब्लिश नो फर्दर ट्रैवल इज एक्सपेक्टेड। तो इस तरीके से पहले भी मतलब कि बातचीत हुआ करता था गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट में। नेक्स्ट सर्वे बिकम इंपॉर्टेंट, तो सर्वे इंपॉर्टेंट हो गया। अब सर्वे पहले उतना ज़्यादा नहीं होता था। ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो बिकेम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सर्वेइंग का जो प्रैक्टिस था वो भी कॉमन हो चुका। द ब्रिटिश बिलीव दैट द कंट्री हैड टू बी प्रॉपर्ली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड। तो ब्रिटिश को ऐसा मानना था कि किसी भी कंट्री को एडमिनिस्टर करने के पहले उसके बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो बाय द 19th सेंचुरी डिटेल सर्वे बीइंग कैरिड आउट ऑफ द मैप द इंटायर कंट्री। तो 19th सेंचुरी आते आते काफ़ी डिटेल में सर्वे किया जाने लगा। इन द विलेजेज रेवेन्यू सर्वेज वेर कंडक्टेड, तो विलेज में रेवेन्यू सर्वेज कंडक्ट होता था। द एफर्ट वाज टू नो द टोपोग्राफी, सॉइल क्वालिटी, फ्लोरा एंड फाउना, द लोकल हिस्ट्रीज एंड क्रॉपिंग पैटर्न, ऑल द फैक्ट सीन एज नेसेसरी टू नो अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटर द रीजन। तो कहा जा रहा है कि जितना भी फैक्ट है यहाँ पे देखा जाता था है ना कि किस तरीके से रीजन को एडमिनिस्टर करना है फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। सेंसस ऑपरेशन पर हेल्ड ऑपरेटेरिया, सेंसस हर 10 साल पे किया जाने लगा। दिस प्रिपेयर डिटेल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल इन ऑल द प्रोविंस ऑफ इंडिया। इसके कारण से इंडिया में जितने लोग रहते थे उनके बारे में जाना जाने लगा, उनके कास्ट, रिलीजन, ऑक्यूपेशन के बारे में जानना लगा। देयर वर मैनी अदर सर्वे, जैसे और भी बहुत सारे सर्वे ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो ASI बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से डिफरेंट सर्वे ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक दिखाया जा रहा है कस्टर्ड एप्पल प्लांट है, कस्टर्ड एप्पल समझ रहे हैं, शरीफा को बोलते हैं हम लोग। 1770 बोटेनिकल गार्डन एंड नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम भी एस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर यूजर्स। ठीक है, तो बोटेनिकल गार्डन में मतलब कि यहाँ पे रखा गया बहुत सारे प्लांट को यहाँ पे ला करके उगाया गया है ना, उसके बारे में पता किया गया। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड से हम लोग को क्या नहीं पता चलता है। तो फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस रिकॉर्ड वी कैन नॉट हाउ नो अ लॉट बट मस्ट रिमेंबर दिस वेर ऑफिशियल रिकॉर्ड। तो कहा जा रहा है कि इसमें बहुत कुछ ऐसा चीज़ जानकारी तो नहीं पता चलता, लेकिन ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है। द टेल अस व्हाट द ऑफिशियल थॉट, इससे हम लोग को पता चलता है कि ऑफिसर उस समय क्या सोचते थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैपिंग एंड सर्वेइंग ऑपरेशन प्रोग्रेस बंगाल और ड्राइंग बाय जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा एक पेंटिंग बनाया गया किस तरीके से सर्वे बंगाल में किया जा रहा है, मैपिंग किया जा रहा है। ठीक है, आगे है कि व्हाट दे इंटरेस्टेड, किस चीज़ में अंग्रेज इंटरेस्टेड थे, एंड व्हाट दे विश टू प्रिजर्व फॉर प्रोस्पेरिटी, और क्या वो मतलब कि आगे के लिए प्रिजर्व करना चाहते थे। दिस रिकॉर्ड डिडेंट ऑलवेज हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट। तो इसमें तो हम लोग को सिर्फ ये पता चलता है कि अंग्रेज क्या करना चाहते थे, आम आदमी क्या चाहते थे उसके बारे में तो इसमें पता नहीं लिखा गया है, उसके बारे में तो इसमें नहीं बताया गया। यहाँ पे एक और 1857 का रिबेल का पेंटिंग है। तो इमेज टू बी केयरफुली स्टडीड फॉर देयर प्रोजेक्ट टू द व्यू पॉइंट ऑफ दिस क्रिएटेड देम। द इमेज कैन बी फाउंड इन सेवरल इलस्ट्रेटेड बुक्स प्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश आफ्टर द 1857 रिबेलियन। तो 1857 के रिबेलियन के बाद अधिकांशता अंग्रेज के किताब में इसी पिक्चर को दिखाया गया। द कैप्शन ऑफ द बॉटम से म्यूटिनस सिपाहीज शेयर्ड द लूट। इन ब्रिटिश रिप्रेजेंटेशन द रिबेल अपीयर्स द ग्रीडी, विक्सियस एंड ब्रूटल। तो जो कहा जा रहा है कि ब्रिटिश के नज़र में जो यहाँ के जो रिबेल थे, जो इंडियन लोग थे जिनको हम लोग फ्रीडम फाइटर मानते हैं,
ब्रिटिश के नज़र में वो ग्रीडी लोग थे, ब्रूटल लोग थे, है ना, काफ़ी अत्याचारी लोग थे, बल्कि उल्टा ही लोग बोलता है, मतलब अत्याचारी तो इन लोग था। तो इस पिक्चर को जिसमें दिखाया जा रहा है कि एक हाथी पे चढ़ करके मतलब कि एक अंग्रेज़ सोल्जर है सबको मार रहा है, तो इस पिक्चर को अंग्रेज़ अपने किताबों में यूज करते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि फॉर व्हाट दे नीड टू लुक एल्सवेयर, तो दूसरे जगह वो क्यों देखते थे, व्हाट वी बिगिन टू सर्च फॉर दिस अदर सोर्सेज फाइंड इन प्लेंटी, तो कहा जा रहा है कि हम लोग उसके लिए कहाँ इस मतलब कि उसके बारे में हम लोग कौन से किताब में ढूंढेंगे। दो भी हम मोर डिफिकल्ट टू गेन देन ऑफिशियल रिकॉर्ड, क्योंकि ऑफिशियल रिकॉर्ड से हम लोग को तो इंडियन के बारे में पता चलने वाला नहीं है। वी हैव डायरी जो पीपल अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रेवलर, ऑटोग्राफी ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज एंड पॉपुलर बुकलेट दैट वर सोल्ड इन द लोकल बाजार, तो क्या इसके लिए हम लोग क्या है, तो लोगों का डायरी है, जो फेमस लोग हैं उस समय के, जो पिलग्रिमीज हैं उनके अकाउंट है जो यहाँ पे आते थे, तो इसके यहाँ के बारे में लिख करके जाते थे। ऑटोबायोग्राफी है बहुत लोगों का, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ का। उसके अलावा छोटे मोटे बुक जो बाजार में बेचा जाते थे, लोकल बाजार में। एज प्रिंटिंग स्प्रेड न्यूज़पेपर वर पब्लिश्ड एंड इशूज वर डिबेटेड इन पब्लिक, लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स रोड टू एक्सप्रेस देयर आइडिया, पोएट एंड नोवेलिस्ट रोड टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, तो कहा जा रहा है कि जब प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में एक्सप्रेड हुआ, ठीक है, न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ, डिफरेंट इशू पे पब्लिक अब डिबेट करने लगा, लीडर जो है आर्टिकल लिखा करते थे, अपना आइडिया लिखा करते थे, कवि अपने कविता लिखा करते थे लोगों को देशभक्ति जगाने के लिए, नोवेलिस्ट भी अपना आइडिया लिखते थे। ऑल दिस सोर्सेज हाउएवर वर प्रोड्यूस्ड बाय द हु वेयर इलिटरेट, तो सॉरी इलिटरेट, तो ये सब सोर्सेज तो उनके लिए है जो पढ़े लिखे लोग थे, जो अनपढ़ थे उनके द्वारा क्या सोचा उसके बारे में हिस्ट्री में तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो गेटिंग टू नो देयर लाइफ इज मोर डिफिकल्ट टास्क, तो उनके बारे में जानना आज भी डिफिकल्ट टास्क है। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। अब आपको बस यहाँ पे छोटा सा होमवर्क है कि ट्रू और फॉल्स यहाँ पे बताना है, वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो इसी के साथ वीडियो भी समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।